अस्सलाम वालेकुम। ध्रुव शरीफ पढ़ लो। हाँ जी, स्क्रीन नहीं चल रही। कल फिर कौन सी क्लास जीटी में है? तो R1 की वो गुलबर्ग में ही है ना? है? है जी, डबल स्प्रिंग नहीं, हाँ स्प्रिंग 19 दिया था, स्प्रिंग 19। इसमें लेबर में होता है नॉर्मली कॉम को मसला, और एक होता है मटेरियल के किलोस निकालने का। तो पहले करते हैं मटेरियल की बात। मटेरियल के टोटल किलो आउटपुट कितना हुआ? 27400। और ये कल जो मैंने वो केजीज वाली वैरायटी बताई थी, तो उसमें ये बात कही थी कि कल वाला सवाल जो मैंने उस जगह किया था कहीं, कि हो सकता है आपको प्रोडक्ट के किलोज ना बताए होते तो मटेरियल के टोटल किलो माइनस लॉस करके निकाल लेते। तो ये आपको बताया और ये कहा कि इसका 6% लॉस है ऑफ आउटपुट 1644, और इससे ऊपर चलें तो 29044, और ये टोटल मटेरियल के किलोज इनपुट आ जाएंगे और इसको 45 और 55 की रेशियो में बांटेंगे तो ए क्यू यूज्ड आएगा। एक ये मसला होता है कॉम को। लेबर में एक्चुअल वेज रेट ये निकालने में मसला हो। ये सवाल किसी ने किया है। स्टैंडर्ड में जो लेबर का रेट है 220 फरवरी का स्टैंडर्ड कार्ड है। तो किसी भी महीने के किसी भी साल के शुरू में जब स्टैंडर्ड कार्ड बना रहे होते हैं या बजट कहले बना रहे हैं, तो पिछले साल के असल रिजल्ट्स को सामने रख के ही प्रोजेक्शन करते होंगे। यानी अगर बजट बनाते हुए या स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए मैनेजमेंट को लगता था कि वेज रेट 8% महंगा होगा, किससे? जो पिछला था एक्चुअल। तो ये जो 220 का रेट बनाया गया था ना, ये जनवरी में जो वेज रेट था ये उसको 8% बढ़ाकर बनाया गया होगा, जबकि फरवरी में एक्चुअल रेट 12% हुआ। इसका 12%, इसका 12%। ये अंग्रेजी ऐसे पता चल रही, जब देखें जब हम किसी दो चीजों का मुकाबला करा रहे हैं कि इसके बदले ये, तो जैसे अगर ये अभी सब कैमरामैन रेहान के साथ मैं नासिर अब्बास गुलबर्ग कैंपस लाइव रिपोर्टिंग, अभी अगर ये यहां से जाए और एक और दूसरा कैमरामैन उसामा की जगह आ जाए, तो अगर ये जुमला बोला जाए कि रेहान की जगह उसामा, तो उसामा ने कहां आकर कैमरा यूज करना है? रेहान की जगह पर। तो जिन दो चीजों का आपस में तकाबुल कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दूसरे ने पहले की जगह आना है। हमने सोचा था कि 8% इंक्रीज होगी, उसके मुकाबले में 12 हुई, तो जिसका 8 था उसी का 12। ये इससे 8% महंगा है, इसकी जगह ये 12% महंगा हो गया। किससे 12%? इससे। तो यहां से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां, तो 220 रुपए से पहले वापस जाएंगे, वालेकुम अस्सलाम, और फिर इसको 12% बढ़ाएंगे, तो ये एक्चुअल निकलेगा। ये इस पॉइंट की अंग्रेजी का मतलब है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे जो है ना वो शायद ये भी सोच रहे हो कि इसको 4% क्यों ना बढ़ा लें, है ना? अगर इसको यहां से 1.04 कर लें तो क्या हर्ज है? परसेंटेज की बेस क्या है ये चेंज हो जाएगी। 8% किसका? इसका। 12% इसका। अगर इसको 4% बढ़ा दिया तो फिर हम इसको 100 कह रहे होंगे, जबकि 100 ये है। इसके 8 की जगह इसका 12, उसी का उनका तेरा मेरा 4% इसका हो जाएगा अगर हमने इसको 1.04 कर दिया, जबकि ये तो बीच में था ही नहीं डिस्कशन में, परसेंटेजेस सारी इसकी बात हो रही थी, तो इसका 4% लेना गलत हो जाएगा। और आपने इस सवाल में जो पूछना है वो बताएं, जिन्होंने किया है। चलें, किसी ने कुछ नहीं पूछना। एक सवाल होमवर्क, स्प्रिंग 17 पे आए। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 2017 हेक्सा लिमिटेड। मेरी बुक में क्वेश्चन 11। ये वन ऑफ इट्स काइंड बड़ा डिफरेंट सा सवाल था, और ये पिछले कुछ 2-3 साल में ऐसा हो रहा है कि पास पेपर्स के सवालों को थोड़ा बहुत चेंज करके तो पूछ लेते होते हैं, तो इसलिए ये सवाल जरूर करना चाहिए।
सवाल पे पहुंचे तो अगली बात करूं। रिक्वायरमेंट ए देखें क्या है। दिसंबर का एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है कि बजटेड। कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर द मंथ, तो एक्चुअल पूछा है कि बजटेड। एक्चुअल। रिक्वायरमेंट बी पढ़े। हाँ जी, तो ए वाला कौन सा है, वो बजटेड भी नहीं है। जब हम लोग वेरिएंसेस निकाल रहे होते हैं जैसे मटेरियल का या लेबर का, तो हम उसमें एस क्यू, एस आर, एस सी, एस एच, ये फिगर्स होती हैं कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था। तो ये जो पार्ट ए रिक्वायरमेंट है ना, ये पहले कभी हुई नहीं थी टेस्ट, फ्लेक्स्ड बजट भी कहते हैं इसको। पार्ट ए, इस अंग्रेजी का मतलब ये है कि जितनी एक्चुअल सेल्स हुई हैं उनका प्रॉफिट निकालें, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए रुपए स्टैंडर्ड कार्ड वाले यूज करें। ये पार्ट ए का मतलब है कि निकालना फॉर द मंथ प्रॉफिट ही है, जो दिसंबर में असल में यूनिट्स बिके हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट निकालने के लिए रुपीज एक्चुअल वाले यूज नहीं करने, स्टैंडर्ड वाले यूज करने। ये रिक्वायरमेंट ए की अंग्रेजी का मतलब है। इसको फ्लेक्स्ड बजट भी कहते हैं कि जो असल में फिजिकल हुआ, अगर रुपए स्टैंडर्ड वाले होते तो क्या प्रॉफिट होता। पार्ट ए की वर्डिंग का मतलब है कि दिसंबर में एक्चुअली जितने यूनिट सेल हुए हैं उन्हीं को सामने रखते हुए रुपीज स्टैंडर्ड वाले यूज करें और प्रॉफिट बताएं। ये रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग का मतलब है। और इसको फिर असली वाले एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करना है, ये रिक्वायरमेंट बी का मतलब है। और रिक्वायरमेंट सी का मतलब क्या है, ये इससे पिछले चैप्टर वाली रिकंसिलिएशन मांगी गई जिसमें एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के प्रॉफिट को कंपेयर करते थे। तो रिक्वायरमेंट बी इस चैप्टर वाली रिकंसिलिएशन और रिक्वायरमेंट सी इससे पिछली वाली रिकंसिलिएशन। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट है जो जहां जिंदगी में इतना कुछ बगैर समझे ही मान लाए हैं, एक और उसी में जोड़ लें। एग्जाम नोट्स का डब्बा बनाया हुआ है एक मैंने चैप्टर में, उसमें से आखिरी पॉइंट, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ कुछ चीजें ऐसी बीच में अगर आ जाती है ना, जैसे एबनॉर्मल गेन पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों लगाते हैं, एबनॉर्मल गेन। तो ये कुछ ऐसी गहरी चीजें होती हैं कि जिनको अगर समझाने की कोशिश की जाए तो समझा तो चलो सकते ही हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिटेल्ड होंगी कि उनको समझाने से फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। जैसे जो नोट अभी बताने लगा ना, मैंने इस पे एक्सेल पे को 2-3 एग्जांपल्स बनाई हैं अपने पास, और ये जब सवाल आया था तभी ये कराना पड़ा था, उससे पहले तो ये चीजें नहीं हुई थी। तो 1-2 बैच मैं वो पूरा सवाल करा के सिर्फ ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता था, तो उसके बाद भी सवाल यही था चीज सर करना क्या है वो बताएं। तो मैंने फिर वो समझाना छोड़ दिया क्योंकि वो फायदा नहीं था। तो इसलिए ये पॉइंट बस ऐसे ही मान ले आए। ये पॉइंट ये है कि अगर हाँ, अगर कोई बच्चा सोचे और उसके ध्यान में कोई रीजन बन रही हो सिर्फ दिल लगी के लिए और मुझसे कंफर्म करना चाहे तो वो जरूर कर लेना कंफर्म। लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू होती है तो फिर एक एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट रिकंसाइल होगा, और वो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग और ओपनिंग, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस दोनों की कॉस्ट एक्चुअल और स्टैंडर्ड का फर्क। चलें, जबरदस्ती अगर कुछ दिमाग में रीजन बनानी हो तो आप ऐसे समझ लें कि अब तक हम लोग जितने वेरिएंसेस ले रहे थे वो ले रहे हैं एक्चुअल जितनी गुड्स बनी उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का फर्क। लेकिन प्रॉफिट जो रिकंसाइल हो रहे हैं वो कौन से, जो चीजें बिकी। तो स्टॉक में भी तो फर्क हो सकता है ना। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर स्टॉक मैयर होता है जबकि बजट बनाते हुए किस पे मैयर किया होगा, तो इन्वेंट्री की वजह से भी फर्क हो सकता है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं तो रिकंसिलिएशन टैली होती है। बस इतना ही जुमला बहुत है। अगर क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मैयर होता हो ना तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये तब करनी पड़ेगी अगर फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू होती है तो। और वो एडजस्टमेंट क्या है, ये फार्मूला बनाया हुआ है, ये पढ़ के देख लें। क्लोजिंग है तो लेस करना है, ओपनिंग है तो ऐड करना है, या शायद मैंने उल्टा बोल दिया, नहीं लेस तो किया हुआ है, लेकिन वो प्लस माइनस अंग्रेजी का फर्क है कि किस में से क्या माइनस कर रहा हूं। एक में क्लोजिंग, एक में एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर रहा हूं और एक में स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर रहा हूं, ताकि अकॉर्डिंगली प्लस माइनस की टेंशन ना आए स्टूडेंट को। तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर रिकंसिलिएशन का सवाल हो तो, और इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, करते हैं तो प्रॉफिट रिकंसाइल होता है। तो इस स्प्रिंग 17 में ये रोला भी था। स्प्रिंग 17 होमवर्क है आपका सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। अच्छा, सीवीपी का होमवर्क मिलने में भी 2-3 क्लासें लगेंगी, तो इसलिए अगर आप वेरिएंस का होमवर्क और 1-2 सवाल कर देंगे तो अच्छी बात। स्प्रिंग 17 दिया है होमवर्क आज का, है ये पक्का सवाल पेपर का वेरिएंस। सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। पता नहीं बताऊंगा तो आप डर जाएंगे,
डर जाएंगे। जो आपके बड़े बूढ़े हैं, जो आपसे पहले कॉस्ट का पेपर दे चुके, तो वो बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, पता नहीं डरना चाहिए। चले देख लेंगे, देख लेंगे हैं? अब तो मुझे याद नहीं है कि मेरे सिलेबस में कौन कौन सा था, लेकिन मैं चीता ही था कॉस्ट का। अच्छा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट चैप्टर है, सीवीपी भी कहते हैं इसको प्यार से, सीवीपी। इसमें जो कुछ भी है, इसमें जो भी फार्मूले हैं, मैं ना सिर्फ कर ये रहा हूं अभी कि इस चैप्टर से पहले एक दो कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, तो मैं इसलिए ना अभी आज की डिस्कशन को कह देता हूं प्री सीवीपी। अभी सीवीपी से जस्ट पहले मैं कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूं, फिर सीवीपी में उतरेंगे। अच्छा, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, यानी अगर आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं यार हमारे टीचर ने तो प्री सीवीपी कराया, तेरे टीचर ने कराया कि नहीं कराया, नहीं हमें तो नहीं कराया, प्री सीवीपी क्या होता है, तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। मैं बस सीवीपी चैप्टर में एंटर होने से पहले कुछ कैलकुलेशन करा रहा हूं, और ये भी कोई बहुत नई बात नहीं बताऊंगा, ये आपने बचपन में पढ़ी हुई है। टोटल कॉस्ट की अगर तकसीम करें तो एक तमीज ये है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, और एक और तरीका भी है वेरिएबल और फिक्स। तो टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर इसको थोड़ा और तोड़ लें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। और अगर हम ये सेलिंग खर्चों की बात करें तो यूनिट्स सोल्ड, और प्रोडक्शन के खर्चों की बात करें तो यूनिट्स प्रोड्यूस। और अगर इसको और ही छोटी अंग्रेजी को अल्फाबेट्स की शक्ल में लाना हो तो ये होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये वो लर्निंग कर्व नहीं है, उसमें और था, उसमें भी ए बी वाई एक्स ही था, लेकिन वो और शक्ल में था। तो इसमें ये ए क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, और बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस इक्वेशन से, जिसको कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं, इस इक्वेशन से फायदा ये होगा कि हमें अगर ए और बी पता हो तो फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल खर्चा अगर वेरिएबल ऑफ एक्स के हिसाब से देखें तो टोटल खर्चा होता है टोटल फिक्स खर्चा प्लस टोटल वेरिएबल खर्चा। और ये भी मैंने बार बार बात कही है कॉस्ट में कि फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत टोटल है और वेरिएबल खर्चों की एक रेट है। अच्छा, ए और बी के डिस्कशन को बढ़ाऊंगा आगे, इससे पहले आपको ना एक दो तीन को सवालों से कुछ सिखाता हूं। एक सवाल लिखें, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 500,000, 5 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपए, 80 रुपीज 80। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द ईयर, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द ईयर 60,000। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर बताइए, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर जी 530 बस है। हाँ, मेरा तो ये ख्याल है 5 लाख है टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80 इंटू 60, 4.8 मिलियन, तो 5.3 मिलियन। ठीक है, और लिखें सवाल। 2022 का डाटा बता रहा हूं 2022 का डाटा बता रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख रुपए, 600,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 रुपए।
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 50,000, 50,000 रुपए, 50,000 यूनिट, सॉरी यूनिट्स 2023 का डाटा लिखे। इन्फ्लेशन 8%, 8%, और वॉल्यूम इंक्रीज 15%, 15%। आपसे रिक्वायर्ड है 2023 की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 2023 की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख, और इसको महंगा कर देंगे हम 8%, 648। इस पे किसी को इतराज? फिर इसके अलावा यूनिट्स 50,000 थे अगले साल 57,500, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो थी 90 रुपए, तो ये 8% महंगी हो जाएगी 97.2। तो मैंने यूनिट्स तो महंगे नहीं किए। हाँ, महंगा जो है ना, महंगा इन्फ्लेशन, वो रुपए वाली चीजें होती हैं। क्वांटिटी वाली चीजों में वैसे ग्रोथ आएगी, ग्रोथ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो रुपीस वाली फिगर में होती है। तो टोटल कैसे बनेगी? 55,89,000। तो ये हमने इनको कर दिया मल्टीप्लाई। इसमें किसी को कुछ बुरा लगा हो? चले फिर और सवाल लिखें। नोट कर रहे हैं, इसका आपने नहीं किया था है? अच्छा 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 अच्छा। 2022 का डाटा लिखें। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 6,600,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए। 2023 का डाटा, फिक्स्ड कॉस्ट की इन्फ्लेशन 5%, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन 7%, वॉल्यूम ग्रोथ 10%। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वॉल्यूम ग्रोथ मैंने बताई है, पता नहीं 10%। तो 2023 की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दें। हाँ जी, नहीं बताई यूनिट्स। वो आपकी मर्जी है, जो करना चाहें।
जी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख 1.05 630, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख 07 17655 ऐसे किया सही नहीं, ऐसे नहीं किया। चलिए जिन्होंने नहीं किया समझा देता हूं। और फिर ये जो इन तीनों सवालों को कराने का मकसद था, फिर वो कंक्लूडिंग बात भी बताऊंगा, ये सीवीपी में काम आएगी बात। इस सवाल में रेट अलग दिया था मैंने और यूनिट्स अलग दिए थे। रेट को महंगा किया और यूनिट्स में वॉल्यूम चेंज डाला और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5589 ऐसे बनाया है आपने कि 90 को 1.08 किया है और 50,000 को 1.15 किया है और फिर इनको मल्टीप्लाई किया था। पिछले सवाल में रेट को महंगा किया था, यूनिट्स को ग्रो किया था और फिर मल्टीप्लाई किया था, तो ये बना था। अब अगर इसमें इन चारों की जगह बदल दूं तो किसी को बुरा लगा थोड़ा सा, ये सॉल्व करें तो क्या बना, आंसर ना भी बताएं तो क्या चीज होगी, नहीं आंसर ना भी बोले तो 2022 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 22 की पता हो तो उसमें प्राइस चेंज भी डाल लें, वॉल्यूम चेंज भी डाल लें, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 23 की आ जाएगी। तो यही काम मैंने इधर किया है कि टोटल 2022 की वेरिएबल कॉस्ट बता दी, उसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों चेंज डाल लिए। तो अब सीवीपी में ये बात आपको काम आनी है कि अगर किसी एक साल की टोटल फिगर्स से अगले साल की प्रोजेक्ट करनी है फिगर्स, तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ प्राइस चेंज डलेगी और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें प्राइस चेंज भी डलेगी, वॉल्यूम चेंज भी डलेगी। और अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो बस प्राइस चेंज। ये तीनों बातें दोबारा, किसी एक पीरियड की टोटल फिक्स कॉस्ट से अगले पीरियड की प्रोजेक्शन करनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट में बस प्राइस चेंज डालेंगे तो अगले साल की फिगर बनेगी। लेकिन अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से प्रोजेक्ट करना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो प्राइस चेंज भी और वॉल्यूम चेंज भी। चलें ठीक है, लिख लिया। अब इस बात पे वापस आता हूं कि अगर हमें ए और बी पता हो तो इस इक्वेशन का क्या फायदा, हम फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ए और बी अगर पता हो तो, और अगर ना पता हो तो पता कर लेते हैं। तो हमें अगर ए और बी निकालना पड़े तो उसमें बुजुर्गों के कई तरीके काम आते हैं, जिनमें से एक तरीका आपसे टेस्ट होता है वो है हाई लो मेथड। ये बताता हूं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से पढ़ा होगा नहीं? हाई लो मेथड और भी तरीके हैं, रिग्रेशन भी होता है लेकिन वो अब नहीं है कॉस्ट में। ए और बी फाइंड करने का हाई लो मेथड अगर यूज करना हो तो वो पढ़ा रहा हूं। और इसमें भी ना आसानी पहले करके तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं। केस वन ये कह लेते हैं कि ए और बी रिमेन सेम एट ऑल एक्टिविटी
लेवल्स, यानी प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, जितनी मर्जी ज्यादा हो, ए और बी उतना रहेगा। वरना हो सकता है ना कि अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो तो हमें डिस्काउंट्स मिलने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, हो सकता है। या इसी तरह से अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो तो हमें स्टेप फिक्स कॉस्ट लानी पड़ जाए, तो हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी वो नहीं। वो केस 2 में डालूंगा। तो केस 1 जिसमें हर लेवल पे ए और बी सेम है। ये बी पंक्चर हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये बी लिखा हुआ मैंने, बी। किधर कहाँ गया? मंथ्स के नीचे टोटल कॉस्ट मंथ। अच्छा वैसे मतलब क्या लिखा होता मैंने, अगर ये वर्ड नहीं, मैक्सिमम क्या हो सकता, क्या लिखा होता? मोंटी कार्लो लिखा है या मून, या मून। करता हूँ ना अभी। ए और बी करते हैं फाइन। हाई लो मेथड, हाई लो मेथड लगाने के लिए हमें कम से कम 2 एक्टिविटीज चाहिए, मतलब दो पीरियड चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है हमें तो 2 ही चाहिए, हाई लो, तो एक हाई और एक लो। तो और हाई लो भी क्या, हाईएस्ट और लोएस्ट, दोनों के हिसाब से सेम ही होंगे, ये और ये। तो हाई लो मेथड में, अच्छा अब ये हाई चाहे आप इसके हिसाब से देखें चाहे इसके हिसाब से देखें, एक ही बात है, यूनिट ज्यादा होंगे तो खर्चा भी ज्यादा ही होगा। ये 2 लेवल्स ले लेते हैं और बाकी को शुक्रिया के साथ वापस कर देते हैं। तो इसमें हम अपने हाई लो मेथड लगा के ए और बी करना है कैलकुलेट। इन दोनों में टोटल कॉस्ट में अगर फर्क ना होता, प्रोडक्शन में फर्क है लेकिन टोटल कॉस्ट सेम होती, तो वो क्यों सेम होती? नहीं इन्फ्लेशन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अगर ये यूनिट्स का फर्क हो लेकिन टोटल 10 लाख सेम होता तो इसका मतलब है कि बस फिक्स कॉस्ट ही होती।
अगर यूनिट्स जितने मर्जी हों, कॉस्ट उतनी ही रह रही है, तो फिक्स्ड है ना। लेकिन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेरिएबल है, और सिर्फ वेरिएबल है, फिक्स हो ही नहीं सकती। हो सकती है, बस यही ढूंढना चाह रहे हैं हम हाइलो मेथड से। तो कोई से दो एक्टिविटीज यानी दो एक्सट्रीम्स ली हैं, और उन दो एक्सट्रीम्स को यूज करके हमने ए और बी करना है फाइंड। इन दोनों की कॉस्ट में फर्क है, यानी वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो अब इसका तरीका यह होगा कि इन दोनों एक्सट्रीम्स को लिख लेते हैं, और टोटल कॉस्ट है 970 और 480, और इनकी इतनी कॉस्ट लाने के लिए यूनिट्स बने थे 67 और 1800। तो इन दोनों महीनों की कॉस्ट में अगर फर्क आ रहा है, क्योंकि यूनिट्स कम ज्यादा फर्क है, तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल कॉस्ट तो है। तो अगर हम इनमें डिफरेंस ले लें, तो इसको हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि 2000 पता नहीं कौन सा, जो भी, इस महीने में यूनिट्स कम थे और यूनिट्स बनाए तो इतना और खर्चा आया, तो ये फिक्स होगा। फिर ये सारा वेरिएबल ही होगा। इतने यूनिट्स और बनाने का इतना और खर्चा आया, तो पर यूनिट कितना, ये बी है। तो दो एक्सट्रीम्स ले लें, हाई और लो, और दोनों के डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें, तो बी आ जाएगा। और ए और बी सेम है सब में। अब इनमें से जिसको मर्जी यूज करके ए फाइंड कर लें, तो मैं दोनों को ही कर देता हूं। किसी भी मंथ का डाटा यूज करके हम ए फाइंड कर लेते हैं। मैं दोनों से कर देता हूं। अगर ये वाला यूज करें तो y कितना, y 970 इज इक्वल टू a कितना पता नहीं, b 100, x 67, तो a निकल आएगा 3 लाख। और चाहे तो दूसरा यूज कर लें, दूसरे में y कितना 480 इज इक्वल टू a पता नहीं, b 100, x, ये y इज इक्वल टू a प्लस b x लगा रहा हूं, दोनों में से जिसमें मर्जी लगा दें। तो यहां से a फाइंड कर लें 3 लाख, तो जिसमें से मर्जी कर लें 3 लाख ही आएगा। अब a और b फाइंड हो गया, ये काम था हाइलो मेथड का। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। अगर 8000 यूनिट्स बनाए तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो y फाइंड कर लेते हैं, x 8000 रख के। अगर 8000 यूनिट्स बनाए तो a b x 8000 11 लाख। और अगर 3500 यूनिट्स बनाए a प्लस b x 650। ये है जी सादा हाइलो। ये यानी डिफरेंट लेवल्स जो मर्जी हो, ए और बी उतना ही रहेगा। हाँ जी बताएं, इसमें जो पूछना है जी। क्या हुआ? अच्छा, मैंने जो डाटा बनाया है ना, उसमें तो आप जनवरी और मार्च यूज कर ले, उससे भी हो जाएगा। मैंने डाटा ऐसा बनाया है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर महीने ए और बी वाकई सेम हो। तो हाइलो मेथड कह रहा है कि बस दो एक्सट्रीम ले लें, उसकी बेस पे कर लें।
यानी हमने जो हाई लो यूज किया है ना, उन्हीं में से किसी एक में से ए निकालें। मैंने तो डाटा बनाया ही इस हिसाब से था कि आप जिस मर्जी को सॉल्व कर लें और भी यही आएंगे, तो मैंने डाटा ऐसा बनाया था। नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों को यूज कर लें तो भी यही आंसर आ रहा है, तो मैंने बनाया ही ऐसे। वरना हाई लो मेथड की साइंस ये है कि दो एक्सट्रीम यूज कर लें बस। चलें इसमें केस 2 कल बता के, तो कल फिर सीवीपी। और ये जो पिछले संडे को मैंने वो पढ़ाया था लर्निंग कर्व, तो वो तो पता नहीं कोई वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन ये जो आप कल पढ़ाना है उसी से अगला ही मंडे को पढ़ाना है, यानी वो ये रनिंग है। ठीक है, अल्लाह।